हेलो, गुड इवनिंग। आज की जो क्लास है संडे स्पेशल जो सीरीज़ थी, पीवाईक्यू जो सीरीज़ थी, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चनों की जो सीरीज़ थी, उसके ऊपर आज की अपनी जो क्लास है वो रहने वाली है। ये जो है सेकंड जो है पार्ट इसका है। और इससे पहले एक जो पीवाईक्यू की जो वीडियो थी वो हमने पहले ही अपलोड कर दी है, तो ये पार्ट जो है सेकंड है। इससे पहले वाला जो पीवाईक्यू है वो भी आप लोग इसी जो प्लेलिस्ट है पॉलिटी जो क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है, क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप देख सकते हैं। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर फिर से डिस्कशन शुरू करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सभी के सभी। और जो पार्ट जो बात करें ये सेकंड पार्ट है इस पॉलिटी की इस सीरीज़ का। तो सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ राइट टू फ्रीडम। अब जो राइट टू फ्रीडम जो है फंडामेंटल राइट, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है और इसमें ये पूछा है कि जो राइट टू फ्रीडम जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, वो नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है उसकी बात करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऐसा कोई भी जो हो जो स्पीच जो है उसके लिए जो फ्रीडम है, बोलने की जो आज़ादी है, उसके ऊपर कोई भी जो प्रोटेक्शन के जो राइट्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो जो है रिलेटेड है, राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है कि फ्रीडम जो स्पीच के अंदर जो मिलनी चाहिए वो फ्रीडम यहाँ पे बात हो रही है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो लाइफ है उसकी जो प्रोटेक्शन है, जो जीवन जो है उसकी जो सुरक्षा है उसकी बात हो रही है। और साथ ही साथ जो पर्सनल जो लिबर्टी है, पर्सनल जो उनकी जो जीवन है उसके ऊपर जो बात हो रही है, तो ये भी एक तरीके का अधिकार है, राइट है। सभी को जो है भारतीय जो नागरिक हैं उनको जो है भारत का जो संविधान है वो जो है राइट देता है कि आप अपना जीवन की रक्षा करें, उसके ऊपर जो भी है वो आप खुद जो है वो उसको अच्छी तरीके से जिए। ऑफेंस फॉर आर्म्ड असेंबली, जो आर्म्ड जो असेंबली है उसके ऊपर जो ऑफेंस की बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ का हमें राइट नहीं है कि हम लोग क्या करें, ऑफेंस कर दें, असेंबली जो है उसको ऑफेंस कर दें, उसके विरुद्ध चले जाएं, या फिर जो है आर्म जो है फोर्स उसके भी अगेंस्ट हम लोग हो जाएं। तो इस चीज़ की जो है फ्रीडम हमें नहीं है, इस चीज़ की आज़ादी हमें नहीं है कि हम लोग जो असेंबली जो है और जो आर्म जो फोर्सेज हैं या फिर कुछ भी ऐसा कार्य हो जो कि देश के विरुद्ध हो, तो इस तरीके का कोई भी कार्य करने का जो है हमें अधिकार नहीं है। इस चीज़ का राइट हमें, इस चीज़ की स्वतंत्रता हमें नहीं मिलती है। तो ये जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें रहने वाला है कि ऑप्शन नंबर जो सी जो है वो एक जो है राइट टू फ्रीडम का जो है उससे रिलेटेड कोई भी टाइप उसका नहीं है। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब कि जो ऑफेंस कोई भी जो अपराध जो कर रहे हैं उस चीज़ की जो कन्विक्शन हो जाती है, उस चीज़ की सहमति हो जाती है, उस तरीके से फिर जब सहमति हो गई है किसी भी अपराध की, तो उसके बाद में जो उसकी जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है उस चीज़ से रिलेटेड जो है उसके राइट मिलने चाहिए। तो ये भी जो है सही है, इस चीज़ की भी स्वतंत्रता है। लेकिन जो है किसी भी तरीके का अपराध करने की जो है फ्रीडम नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसमें राइट रहने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट राइट टू इक्वलिटी। जो राइट टू इक्वलिटी का जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू इक्वलिटी का जो फंडामेंटल राइट था उसके बारे में नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। पहले एक बार सभी जो क्वेश्चंस हैं उन जो ऑप्शन है उसको एक बार देखेंगे, फिर बाद में हम लोग बात करेंगे सही या गलत की। राइट टू इक्वलिटी प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ।
मतलब कि जो राइट टू इक्वलिटी है उसके अंदर क्या होता है कि राइट टू इक्वलिटी के अंदर जो है मना किया जाता है किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है, छुआछूत जो है, और किस चीज़ से लेके, कोई धर्म, जाति, समाज, वंश, या फिर जो उनका जो सेक्स है वो हो गया, और या फिर उनका जो जन्म का जो प्लेस है वो हो गया। इन सब चीज़ों से लेके यदि किसी के साथ भी जो भेदभाव हो रहा है, छुआछूत हो रही है, तो उस चीज़ के लिए जो राइट टू इक्वलिटी जो है वो उस चीज़ के लिए मना करता है। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन वो देखते हैं, इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेस। ये जो है राइट टू इक्वलिटी क्या करता है, ये इक्वल जो है सभी को समान जो है वो देता है असेस, कि आप लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक जो प्लेसेस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए सभी के लिए सेम है। तो जैसे शॉप हो गई, होटल हो गया, या फिर कोई इंटरटेनमेंट का प्लेस हो गया, कुएं हो गए, या फिर कोई बाथिंग गार्ड्स हो गए, या फिर कोई पूजा का स्थान हो गया, तो उन सभी के अंदर आप सभी जो हैं वो इक्वल हैं, किसी भी चीज़ से लेके जो है भेदभाव नहीं होगा ऐसी जगह पे। तो ये जो है राइट टू इक्वलिटी हमें प्रोवाइड करवाता है। इट अबोलिश अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। ये जो राइट टू इक्वलिटी है ये क्या करता है, ये जो अनटचेबिलिटी जो थी, छुआछूत जो था, उसको क्या करता है, एबोलिश करता है, उसको ख़त्म करता है। किसी भी फॉर्म के अंदर वो अब जो है उसका जो अस्तित्व है वो नहीं रहता है। तो ये जो है राइट टू इक्वलिटी कहता है। फोर्थ जो ऑप्शन है उसकी बात करेंगे, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट टू कन्फर्म एनी काइंड ऑफ टाइटल इंक्लूडिंग टाइटल्स इन मिलिट्री एंड एकेडमिक फील्ड्स। दिस इज द incorrect statement based on the option article 18 permits military and academic titles। ठीक है, इसमें आंसर भी इसी में दिया हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसके अंदर दिया हुआ है, ये तीनों जो ऑप्शन थे, ऑप्शन ए से आप लोग सहमत होंगे कि हाँ, जो राइट टू इक्वलिटी है वो क्या करता है, वो मना करता है कि किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए, जाति, धर्म, वंश और किसी भी चीज़ से लेके उनको जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो सेकंड जो बात करें, सेकंड जो ऑप्शन है उसकी बात करें, तो ये क्या करता है, जो पब्लिक जो प्लेसेस है उनके अंदर सभी को जो है समान जो अधिकार है वो देने का जो है कार्य करता है राइट टू इक्वलिटी। ये भी सही बात है। थर्ड जो है, जो अनटचेबिलिटी जो थी उसको जो है ख़त्म करने का काम राइट टू इक्वलिटी करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का जब भेदभाव नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई ऊंच नीच नहीं है, तो जो अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो फोर्थ जो ऑप्शन है उसकी बात करें, इसके अंदर कहा गया है कि जो किसी भी प्रकार का जो टाइटल देने का काम है, और टाइटल में भी किस में, मिलिट्री और जो एकेडमिक जो फील्ड्स हैं उनके अंदर टाइटल नहीं दिए जाएंगे राइट टू इक्वलिटी के तौर पे, कि सभी लोग जो हैं वो समान हैं। तो किसी को भी जो है, एक मिलिट्री के अंदर ऑफिसर का टाइटल अलग होता है, तो इस तरीके से नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ का मना करता है। लेकिन ये जो है वो सही बात नहीं है, क्योंकि आर्टिकल जो 18 की बात करें वो क्या करता है, वो मिलिट्री जो है उसके अंदर जो है जो टाइटल्स हैं उसको देने की परमिट करता है, कि जो मिलिट्री है उसके अंदर टाइटल्स दिए जा सकते हैं। और साथ ही साथ आर्टिकल 18 जो है वो एकेडमिक जो टाइटल्स है, एकेडमिक जो टाइटल हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, इन सब के लिए जो है वो स्वीकार करता है कि हाँ, ऐसे टाइटल्स जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो ये जो है देने चाहिए। तो इन सब के लिए जो आर्टिकल 18 है वो राजी है, आर्टिकल जो 18 है वो सहमति देता है। तो इसको देखते हुए जो ऑप्शन नंबर जो डी जो है वो यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी के जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी जो है वो इसमें रहने वाला है। थर्ड जो क्वेश्चन की बात करें, थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें ये है, विच रिपोर्ट सपोर्टेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसके अंदर जब फंडामेंटल जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स को जो है जोड़ने की बात आती है, तो कौन सी जो है उसके अंदर जो सम्मिलित करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को जब उसमें मिलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में रखते हैं, तो उस टाइम पे कौन सी ऐसी रिपोर्ट थी जो कि फंडामेंटल राइट्स को सपोर्ट करती है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, ये जो रिपोर्ट थी, ये जो पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने पेश की थी। तो इस वजह से इस रिपोर्ट को जो नेम पड़ा वो पड़ा नेहरू रिपोर्ट।
ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट जो थी उसकी वजह से क्या होता है कि जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ ईयर की बात करें तो 1928 के अंदर जो है इसको पेश किया जाता है। जो नेहरू रिपोर्ट जो है इसको 1928 के अंदर ही पेश कर दिया जाता है। उसके बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उस टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स है इनको जो है ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो नेहरू रिपोर्ट जो है इस बात को ध्यान रखना है। और ये 1928 के अंदर ही जो है रिपोर्ट पेश की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसकी बात करेंगे। हु इज़ द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर जो गारंटी की बात की गई है फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो ये जो गारंटी है वो सुप्रीम कोर्ट ने ली है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी जो मैटर होता है, कोई भी जो इसमें जो है वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तब उसके अंदर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है हम लोग वहाँ से इसके ऊपर सुनवाई करवा सकते हैं। तो इसके अंदर गार्जियन की बात करें तो गार्जियन जो है वो जुडिशरी इसमें गार्जियन रहने वाली है। ठीक है, जुडिशरी ले लीजिए या फिर सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जो है इसमें राइट आंसर रहेगा, क्योंकि गारंटी जो देती है फंडामेंटल राइट्स के लिए, जो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो गारंटी देने का काम है वो जो है सुप्रीम कोर्ट ही करती है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सभी जो देश के नागरिक हैं, सभी जो जनता है देश की, तो उसको जो है उनको सभी को जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके जो अधिकार है वो मिले। तो इस चीज़ की जो गारंटी है वो सुप्रीम कोर्ट लेता है। तो यदि वो गारंटी जो टूटती है तो जो गार्जियन की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ही रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ये सारे के सारे PYQ हैं, बस इनकी जो लैंग्वेज है वो चेंज करके जो है पेपर के अंदर पूछा है, क्योंकि डायरेक्ट अगर पूछते हैं तो सभी को पता है, कुछ जो है बात को घुमा के पूछ ली जाती है, तभी जो है थोड़ा बहुत जो है आंसर कुछ जो गलत कर देते हैं बिना सोचे समझे। विच रिट्स पेटिशन कैन बी फिल्ड फॉर पर्सनल लिबर्टी। अब पर्सनल लिबर्टी की बात करें तो पर्सनल लिबर्टी के लिए कौन सी जो रिट है वो जो है पेटिशन की जा सकती है। तो रिट की बात करें तो रिट जो है टोटल 5 टाइप्स की रिट्स लगा सकते हैं, लेकिन उनमें से जो काम की थी मैंने आपको बताई थी। अब बात करते हैं जो पर्सनल जो लिबर्टी है, जो खुद की जो उसकी जो लिबर्टी है उसके ऊपर जो है कौन सी रिट जो है हम लोग फाइल कर सकते हैं, पेटिशन कर सकते हैं, तो उसकी बात करेंगे। जो रिट जो है जो पर्सनल लिबर्टी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो है हबीज कॉर्पस। ये जो रिट है ये किसी भी तरीके से जो पर्सनल जो डेंजर हो, पर्सनल कोई भी खतरा हो, तो उसमें भी हम लोग यही यूज़ करते हैं। तो पर्सनल लिबर्टी में जो हबीज जो कॉर्पस जो रिट है वही जो है फाइल की जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसकी बात करेंगे। व्हेन वाज राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। आपको एक बात तो ध्यान होगी ही, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी ये एक फंडामेंटल राइट था। जब स्टार्टिंग में जब फंडामेंटल राइट्स आते हैं तो उस टाइम पे जब ये राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि ये इसको जो है फंडामेंटल राइट से रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ लीगल राइट जो है वो बना दिया जाता है। तो ये किससे जो है इसको चेंज किया जाता है, कौन सी ईयर में किया जाता है, तो ये था 1978 के अंदर इसको जो है फंडामेंटल राइट से रिमूव करके जो है एक लीगल राइट के रूप में इसे छोड़ दिया जाता है। और ये जो है कौन सी अमेंडमेंट की बात करें तो 44th क्वेश्चन जो है ईयर का भी आ सकता है और साथ ही साथ अमेंडमेंट का भी आ सकता है। तो 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू इसको जो है एक लीगल राइट के रूप में चेंज किया गया था।
44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ ईयर जो है 1978, इस ईयर को भी ध्यान रखना है। और इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, 44th जो अमेंडमेंट एक्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है, राइट टू जो प्रॉपर्टी है उसको जो है एक फंडामेंटल राइट से क्या कर दिया जाता है, एक सिर्फ और सिर्फ लीगल जो है राइट जो है उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हेन वाज बॉन्डेड लेबर सिस्टम, जो बॉन्डेड जो लेबर सिस्टम था, एक तरीके से जो पहले से जो फिक्स जो लेबर होते थे कि आप लोग उनको जैसे कि एक तरीके से उनको जो है बिना कोई पैसे के उनको जो है बॉन्ड करके उनको बंदी बना के जब लेबर करवाया जाता था, तो उस टाइम की बात हो रही है। जो बॉन्डेड जो लेबर सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं, उसको जो है उसका जो एक्ट पास किया था उसको एबोलिश कर दिया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया था कि किसी भी तरीके से बंदी बना के किसी भी जो मजदूर है उसको नहीं रख सकते। तो ये कब किया गया था, ये कब हुआ था एक्ट पास, तो ये हुआ था 1976 जो है उसके अंदर ये एक्ट पास होता है कि 1976 के अंदर एक्ट पास होता है। बॉन्डेड जो लेबर सिस्टम है उसके लिए जो एक्ट जो है वो पास कर देता है इस टाइम पे, ठीक है। इसको जो बॉन्डेड जो लेबर थे इनको एबोलिश कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड ए रेजोल्यूशन टू डिक्लेयर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स की ये बात कर रहे हैं कि जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी उसके कौन से सेशन के अंदर, कौन से जो उनका जो सेशन था उसके अंदर जो है रेजोल्यूशन जो है पास किया गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो है डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो है इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके अंदर ये रहने वाला है। तो इसका जो 1927 का जो सेशन था, 1927 का जो सेशन था, जो कांग्रेस का जो 1927 का ये सेशन था, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर ही जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ले लिया जाता है या फिर इनको पास कर दिया जाता है, इनके लिए जो रेजोल्यूशन है उसको। वैसे तो जो कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए हैं वो हिस्ट्री के अंदर हम लोग करने वाले हैं, लेकिन फिर भी इस सेशन के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सेशन था ये होता है मद्रास के अंदर होता है, और प्रेजेंटली जो है आज की चेन्नई आप लोग इसे बोलते हैं, चेन्नई इसे फिलहाल प्रेजेंट में बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे मद्रास जो था वो था। और वहाँ पे जो है ये 1927 का जो कांग्रेस का जो सेशन था वो होता है। और इसकी जो प्रेसिडेंट की बात करें, इस टाइम पे जो मीटिंग जो सेशन है उसको प्रेसिडेंट करने का जो काम था वो था डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, इन्होंने इसको जो है वो प्रिसाइड किया था। इन्होंने इसको जो है इनकी अध्यक्षता जो की थी, इस सेशन की जो अध्यक्षता की थी वो मुख्तार अहमद अंसारी ने की थी। और ये जो है मद्रास के अंदर होता है और आज की जो है इसे चेन्नई बोलते हैं। और ये इसके अंदर ही जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसके लिए जो रेजोल्यूशन है वो पास किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड वेयर राइट टू इंफॉर्मेशन वाज मेड अवेलेबल। जो राइट टू इंफॉर्मेशन है अभी इंडिया के अंदर नहीं है, लेकिन जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये एक लीगल राइट है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जैसे बात करें ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये सबसे पहले कौन सी जो कंट्री थी, कौन सा ऐसा देश था जिसके अंदर जो है इसको जो है अपनाया गया, इसमें लागू किया गया अपनी कंट्री के अंदर, तो उस कंट्री की बात हो रही है। तो ये जो है स्वीडन की बात करें, स्वीडन जो कंट्री है उसने सबसे पहले जो है राइट टू इंफॉर्मेशन अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका जो संविधान है उसके अंदर जो है उसको इंक्लूड किया। और ये करते हैं 1766 के अंदर, ठीक है। सोच के देखिए 1766 के अंदर ही इन्होंने जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसको अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ऐड कर लिया। तो स्वीडन जो कंट्री है उसको आपको ध्यान रखना है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो पहली जो कंट्री थी उसने इसको
राइट टू इंफॉर्मेशन को ऐड किया अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इन विच गवर्नमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था, राइट टू प्रॉपर्टी जो एक्ट था, जो राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था, उसको क्या है फंडामेंटल राइट से रिमूव किया जाता है और क्या बना दिया जाता है, एक लीगल राइट सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अब ये जो सब इतना होता है, इसको रिमूव किया जाता है, तो ये कौन सी जो गवर्नमेंट थी, किसकी जो गवर्नमेंट थी, मतलब कि पीएम कौन थे इस टाइम पे, ये पूछ रहा है। तो पीएम की बात करें तो मोरारजी जो देसाई थे, मोरारजी देसाई जो थी, इनकी जो गवर्नमेंट थी वो थी, ये उस टाइम पे पीएम थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, उस टाइम पे इन्होंने जो है इनको चेंज किया था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, एनी पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड और इम्प्रिजन, मतलब कि उसको पकड़ लिया गया हो या फिर उसे जेल कर दिया गया, टू बी फिजिकली ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विच रिट इज इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब कि किसी को भी जो है जबरन पकड़ लिया हो या फिर कुछ भी किया हो, तो उसके बाद में फिजिकली उसको जो है कोर्ट में लाने के लिए कौन सी जो रिट है वो यूज़ की जाती है। तो इसमें जो है यूज़ की जाती है हैबेस कॉर्पस। जो हैबेस जो कॉर्पस जो रिट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रिट जो है वो है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसमें भी जो हैबेस जो कॉर्पस जो रिट है यही यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, विच राइट प्रोवाइड्स फॉर रेसिडिंग एंड सेटलिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा राइट है जो कि जो है राइट प्रोवाइड करवाता है, राइट जो है देता है पब्लिक को कि आप लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी जगह पे, किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में भारत के आप लोग रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं या फिर घूमने जा सकते हैं, कुछ भी इस तरीके से आप लोग वहाँ जा सकते हैं। तो ऐसा जो राइट है वो कौन सा जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल हमें देता है। तो राइट टू जो फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम जो फंडामेंटल राइट है, ये जो है राइट देता है कि आप लोग भारत के किसी भी हिस्से के अंदर सेटल हो सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, या आपके पास में फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सही बात है। राइट टू वोट, ये जो है एक फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि राइट टू वोट कोई भी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये है। राइट टू इक्वलिटी ये भी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन जो राइट टू वोट जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है कि राइट टू वोट जो है एक फंडामेंटल राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर जो 26 जो है, अब सबसे पहले जो आर्टिकल 26 है उसकी बात करेंगे। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। 26 जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसकी बात करेंगे। जो आर्टिकल नंबर 26 है, आर्टिकल नंबर 26 क्या बताता है, इसमें जो है फ्रीडम दिया जाता है किसी भी इंसान को, जो है कोई भी जो नागरिक है इंडिया का, उसे फ्रीडम मिलता है कि आप क्या कर सकते हैं, फ्रीडम टू रिलीजन। आपके पास में कोई भी जो ऐसा अपना जो है रिलीजन रखने का आपको फुल ऑन जो है उसके लिए फ्रीडम मिलती है कि आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो रिलीजन आप लोग स्वीकार कर सकते हैं। आपको कोई भी जो है जबरन जो है वो कोई भी जो है रिलीजन के ऊपर बाउंड नहीं किया जाएगा। आपको फुल्ली जो है फ्रीडम दी जाएगी आपका अपना जो रिलीजियस जो मैटर है उसको जो है मैनेज करने के लिए। ठीक है, रिलीजियस जो भी मैटर होंगे, रिलीजियस जो भी अफेयर है, तो उनके ऊपर ये आर्टिकल नंबर 26 है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, नॉन पेमेंट ऑफ रिलीजियस टैक्स। जो रिलीजियस जो टैक्स है, धार्मिक जो टैक्स है, उनका जो नॉन पेमेंट है उसके ऊपर। ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यही जो है ऑप्शन राइट है कि जो आर्टिकल 26 है वो ये देता है, ये छूट देता है कि आपको फ्रीडम है मैनेज करने की, कोई भी अपना जो रिलीजियस जो अफेयर है, रिलीजन का जो भी अफेयर है आपका, वो आप लोग मैनेज कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, हाँ आप लोग कर सकते हो।
ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ का जो इंटरेस्ट है उसकी जो रक्षा है वो भी आप 26 में नहीं, इसमें ऐसे नहीं होगा, ये दोनों के दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी जो है वो सही है, इसमें बी जो है वो सही है। आपके पास में फ्रीडम मिलता है आपको मैनेज करने का, ये सही है, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर नहीं है। आर्टिकल नंबर जो 26 है उसकी बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल नंबर 26 के हिसाब से जो बी जो है वही सही रहेगा, बाकी सभी जो हैं वो गलत हैं। तो बी जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूड बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1976 के अंदर, इसके अंदर जो है कितनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो ऐड की गई, कितनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो ऐड की गई, तो ये पूछा है। फंडामेंटल ड्यूटीज के जो क्वेश्चंस हैं वो आ गए हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली ये है कि 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1976 के अंदर, उसके थ्रू जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया जाता है। और जो टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उनमें से इसके आर्टिकल की बात करें तो 51A जो है आर्टिकल वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कितनी जो है ऐड की गई थी, तो उसकी बात करें टोटल जो 10 जो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनको ऐड किया जाता है स्टार्टिंग के अंदर, उसके बाद में एक और इंक्रीज कर दी जाती है और टोटल जो 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो रह जाती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो स्टार्टिंग में जब ऐड की गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो टोटल 10 थी, लेकिन बाद में एक और ऐड करके 11 कर दी जाती हैं। 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी दैट रिकमेंडेड इंक्लूडिंग न्यू पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जिनको ऐड किया जाता है 42 जो अमेंडमेंट एक्ट था 1976 के अंदर, तो ये जो ऐड करने की जो कमेटी थी, कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने इसको ऐड करने के लिए रिकमेंडेशन किया था? तो सबसे जो फेमस जो कमेटी है वो है स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी। स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी इसने ऐड करने की जो रिकमेंडेशन थी वो दी थी कि हमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ऐड करनी चाहिए, इन्होंने जो है रिकमेंडेशन दी थी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन सी जो ऐसे प्रधानमंत्री थे, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी जो है लीडरशिप के अंदर जो है फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको ऐड किया जाता है। तो इस टाइम पे जब ऐड किया जाता है तो इस टाइम पे जो पीएम थे वो थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी जो थी वो पीएम थी इस टाइम पे जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है हु सेड दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द फंडामेंटल बेस फॉर द नेशनल कॉन्सिक्वेंसनेस। जो राष्ट्रीय जो चेतना है, राष्ट्रीय जो चेतना की बात करें तो उसके लिए जो डीपीएसपी जो है वो एक फंडामेंटल बेस है, आधार है, मूल रूप आधार है। तो उसकी बात ये किसने कहा था डीपीएसपी के बारे में कि ये जो है जो राष्ट्रीय जो चेतना है उसका जो है मूल आधार है? तो ये कहा था जो प्रोफेसर पायली थे, इन्होंने इस बात के लिए स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, और साथ ही साथ इनके ऊपर जो है इन्होंने क्या किया था, डीपीएसपी के बारे में एक बात और कही थी कि जो डीपीएसपी जो है वो कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट है। डीपीएसपी क्या है, जो डीपीएसपी है वो कोड ऑफ कंडक्ट है। किसके लिए कंडक्ट है? तो इस बात के लिए कहा है इन्होंने, प्रोफेसर पायली ने जो है ये भी कहा है कि जो डीपीएसपी जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट है, और ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इंडियन जो गवर्नमेंट है इसके लिए है।
तो ये जो दो बातें हैं वो ध्यान रखनी है। एक तो इसको जो है नेशनल जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसका जो फंडामेंटल जो है बेस बताया है डीपीएसपी को, और साथ ही साथ में कोड ऑफ जो कंडक्ट है इंडियन जो गवर्नमेंट है उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी डीपीएसपी को बताया। तो दोनों की दोनों बातें जो हैं प्रोफेसर जो पाइली जो हैं इन्होंने ही कहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसकी बात करें। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैज़ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी फिलोसफी। जब हम लेक्चर की क्लास कर रहे थे उस टाइम पे जो गांधी जो फिलोसफी से जो डीपीएसपी थी उनके ऊपर हमने अलग से जो है स्टडी की थी, और बाकी जो थी वो हमने अलग से की थी। सभी को जो है अलग अलग तरीके से हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो यही पूछा है कि कौन सी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो कि डायरेक्ट जो है इन्फ्लुएंस होते हैं, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, गांधी की जो फिलोसफी थी, गांधी की जो फिलोसफी है इसके ऊपर। तो इसकी बात करेंगे, आर्टिकल की बात करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से ऐसे आर्टिकल थे। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर जो है, आर्टिकल नंबर है इसमें 39A जो आर्टिकल है, 39A जो आर्टिकल है वो गांधी फिलोसफी के ऊपर है, गांधी जो विचारधारा है उसके ऊपर है, और इसके अंदर ये जो है डीपीएसपी को डायरेक्ट जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। और 39A के अंदर जो है आर्टिकल की बात करें तो इसमें फ्री जो लीगल जो एड है, फ्री लीगल जो एड है वो दिया जाता है, और साथ ही साथ जो एडवाइस की बात करें, फ्री लीगल एडवाइस या फिर कोई भी जो एडवाइस है, एड है जो दिया जाता है फ्री के अंदर, तो उस चीज़ से रिलेटेड जो है आर्टिकल नंबर 39A। तो ये जो है आर्टिकल गांधी जो फिलोसफी है, गांधी की जो विचारधारा है, गांधी का जो भी उनकी जो सोच थी उससे जो है ये मिलता जुलता है। डीपीएसपी का जो आर्टिकल है वो 39A। तो इसके अंदर क्या मिलता है, फ्री लीगल एड और एडवाइस दोनों ही इसमें मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 से जो 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है एक आर्टिकल है और रूल भी है कि उनको जो है फ्री जो है एजुकेशन जो है मिलनी चाहिए। जितने भी जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो है फ्री और जो कंपलसरी जो एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए सभी बच्चों को। तो ये जो आर्टिकल जो ऐड किया गया था, ये आर्टिकल जो ऐड किया गया है, ये कौन सा जो अमेंडमेंट एक्ट होता है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट होता है जिसके थ्रू इसको जो है ऐड किया जाता है। तो अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो 86 जो अमेंडमेंट एक्ट था, 86 जो अमेंडमेंट एक्ट था, इसके द्वारा इसको जो है ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको सभी को जो है एजुकेशन जो है वो फ्री के अंदर और कंपलसरी जो एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट कम्स अंडर विच आर्टिकल। जो इन्वायरमेंट जो है, प्रकृति जो है, उसकी जो रक्षा है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। ये जो इन्वायरमेंट की जो रक्षा है, इसको जो करने का जो काम है, इन्वायरमेंट की जो रक्षा है, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका जो आंसर रहने वाला है वो है, तो आर्टिकल नंबर जो है, आर्टिकल नंबर 48 जो ए है, 48A की बात करें तो इसके अंदर जो है इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट की जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो रहने वाला है 48A। तो ये बात ध्यान रखनी है, 48A के अंदर जो है प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो रूल्स है, इन्वायरमेंट की जो प्रोटेक्शन है उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो आर्टिकल 48A जो है उसके अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22, उसकी बात करें। इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर जो साफ साफ जो पूछा है, जो मेन जो क्वेश्चन है वो, और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये भी बन सकते हैं कि इन विच ईयर द फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द सिटीजन्स एडेड। इनकॉर्पोरेटेड की जगह एडेड भी कर सकता है। ठीक है, एडेड के अलावा इंक्लूड भी कर सकता है, इंक्लूडेड। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के अंदर बात इतनी सी ही ध्यान रखनी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको कब जो है ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये पूछ रहा है। तो ऐड तो किया जाता है 1976 के अंदर। ठीक है,
अब 1976 के अंदर भी ऐड किया जाता है, तो ऐड जो है 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू जो है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको जो है ऐड की जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ईयर भी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 23 की बात करेंगे। हु सेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज डिक्लेयर टू इकोनॉमिक फ्रीडम। जो डीपीएसपी जो है वो क्या करती है, ये डिक्लेयर करती है जो इकोनॉमिक जो फ्रीडम है, जो इकोनॉमिक से जो है स्वतंत्रता ये प्रोवाइड करती है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था जी ऑस्टिन जो थे, इन्होंने ये कहा था कि जो डीपीएसपी जो है वो क्या करती है, ये स्टेट जो डीपीएसपी जो है वो डिक्लेयर करती है इकोनॉमिक फ्रीडम, जो इकोनॉमिक जो है उससे रिलेटेड सभी तरीके से स्वतंत्रता ये जो है डिक्लेयर करती है, और डीपीएसपी की बारे में कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज इट मेंशन दैट डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसेबल। जो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो डीपीएसपी जो है वो जो है नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कि कोर्ट के अंदर जो है हम लोग डीपीएसपी से लेके कोई भी जो मामला है उसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट के अंदर इसके ऊपर कोई भी जो है वो सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो है इनजस्टिसेबल है, ये इनके ऊपर जस्टिस मिले ना मिले इस चीज़ की जिम्मेदारी जो है वो गारंटी नहीं है कि मिलेगी, नहीं भी मिल भी सकती है। तो इस चीज़ को लेके जो है कोर्ट में नहीं जा सकता। तो अगर कोर्ट में नहीं जा सकते तो ये जो है वो जस्टिसेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यही पूछा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बताता है कि जो डीपीएसपी जो है वो जस्टिसेबल नहीं है। तो आर्टिकल नंबर जो है आर्टिकल नंबर जो है 37 जो आर्टिकल है, 37 आर्टिकल की बात करें तो 37 आर्टिकल हमें बताता है कि जो डीपीएसपी जो है वो जस्टिसेबल नहीं है। तो आर्टिकल 37 जो है वो ध्यान रखना है, 37 जो आर्टिकल है वही बताता है कि जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल है, जस्टिसेबल नहीं है, उनको लेके हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25। आज की जो क्लास है वो PYQ सीरीज़ है, लेक्चर की क्लास नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस को रीड करेंगे और उनका आंसर लेंगे, और कुछ जो एक दो या कोई जो मेन जो बात होंगी वो बात हम लोग कर लेंगे। बाकी ओनली क्वेश्चंस आंसर्स हम लोग करने वाले हैं। तो लेक्चर क्लास बिल्कुल भी ये नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, विच माइनॉरिटीज आर मेंशन इन आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है ये बताता है कि आर्टिकल 30 जो है उसके अंदर कौन सी जो माइनॉरिटीज़ है उनको मेंशन किया गया है। सबसे पहली बात करें आर्टिकल नंबर 13 के बारे में, तो जो आर्टिकल नंबर 13 है वो जो है राइट्स जो है वो प्रोवाइड करती है, किसी भी जो है लिंग्विस्टिक राइट हो या फिर जो है रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ हो उनकी राइट्स हो, तो उनके लिए जो है राइट्स प्रोवाइड करती है। लिंग्विस्टिक मतलब कि जो है एक जो लैंग्वेज है उसके जो है बहुत जो कम हो, माइनर जो पीपल्स हैं वो हों तो उनको मान सकते हैं माइनॉरिटीज़ के अंदर, या फिर जो है एक जो रिलीजन हो, एक जो रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ हो उसको हम लोग माइनॉरिटीज़ मान सकते हैं। अब इसके अंदर जो आर्टिकल 13 है इसके अंदर जो माना गया है, जिस रिलीजन को माइनॉरिटीज़ में इंक्लूड किया गया है तो वो हैं मुस्लिम जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है इसके अंदर, सिख को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, क्रिश्चियन जो हैं उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, बुद्धिस्ट जो हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इंडिया के अंदर इनकी जो संख्या है वो बहुत कम है। जैन जो है उनको भी इंक्लूड किया गया है, और जो पारसी जो हैं पारसी जो हैं इनको भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जो पारसी जो हैं वो भी बहुत कम है। ये जो जितनी भी जो ये कास्ट है
ये सभी की सभी जो इंडिया है उसके अंदर बहुत कम मात्रा के अंदर ये लोग यहाँ इंडिया के अंदर रहते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो है कास्ट की बात करें तो हिंदू जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर ही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसी वजह से जो बाकी जो कास्ट है वो माइनॉरिटीज़ में जो है इंक्लूड की जाती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन द कंट्री। मतलब कि ऐसा कौन सा जो फंडामेंटल राइट है जो कि जब इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर हो रखी हो कंट्री के अंदर उस टाइम पे भी जो है वो सस्पेंड नहीं होता है। तो ऐसा जो फंडामेंटल राइट है, तो आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर जो 20 है और आर्टिकल नंबर जो 21 है, ये दोनों ही आर्टिकल जो हैं कभी भी सस्पेंड नहीं होते, भले ही जो है इमरजेंसी लग रखी हो, चाहे कुछ भी कंट्री के अंदर हो रखा हो। आर्टिकल नंबर जो 20 है इसकी बात करें तो ये जो आर्टिकल है ये जो है प्रोटेक्ट करता है जो कन्विक्शन होते हैं, ऑफेंस, कोई भी जो अपराध हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, प्रावधान हैं जो भी, तो ये आर्टिकल नंबर 20 जो है वो बताता है। इसके अंदर दिया हुआ रहता है कि जैसे कोई भी जो पर्सन है उसको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती एक ही क्राइम के लिए। किसी भी तरीके की जो भी जो क्रिमिनल के जो लॉज होते हैं वो आर्टिकल 20 में है। तो ये हमने पहले भी देख चुका है, इसमें इतना ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं। 21 की बात करते हैं। 21 जो आर्टिकल है ये जो है प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्शन करता है लाइफ की और जो पर्सनल लिबर्टी है इसकी। मतलब कि किसी भी प्रकार का जो इलीगल जो डिटेंशन होता है, कोई अरेस्ट होती है, तो इस तरीके की घटना किसी के साथ भी ना हो, तो इस चीज़ से लेके ये प्रोटेक्ट करता है। मतलब कोई अरेस्ट ना हो, ना ही कोई जो है डिटेंशन है वो हो, कोई भी तरीके का डिटेंशन हो, इलीगल जो होता है वो ना हो। मतलब कि किसी पर्सन को ज़बरदस्ती जो है बिना किसी क्राइम के जो है उसको ऐसा कुछ ना हो। तो पर्सनल जो लिबर्टी है उस चीज़ की जो प्रोटेक्शन है और जो उसकी लाइफ की जो प्रोटेक्शन है उसकी जिम्मेदारी जो है आर्टिकल 21 में होती है। तो ये दोनों के दोनों आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्ट वो the rights to equality and guarantee that the state will prohibits discrimination on any grounds of caste, sex, religious, race or place or birth। ठीक है, तो इसमें ये दिया है कि जो राइट टू इक्वलिटी है ये क्या जो है गारंटी करता है, स्टेट जो है वो गारंटी करता है कि स्टेट जो होगा, जो संघ जो है वो क्या नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी तरीके से, किसी भी जो ग्राउंड है, जाति, धर्म, किसी भी चीज़ से लेके। तो कौन से आर्टिकल के अंदर, तो ये आर्टिकल नंबर जो 15 है, आर्टिकल जो 15 है इसके अंदर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 विच राइट प्रोवाइड्स फॉर रीसेडिंग। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 29 विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है उसके जो हेड की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करें, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आपके दिमाग में पीएम आ रहे होंगे, लेकिन पीएम ना हो कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड है वो है प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हेड है वो अपने इंडिया के वो है प्रेसिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसकी बात करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो राइट टू फ्रीडम है, स्पीच, कोई भी जो स्पीच है, किसी को भी जो बोलने का जो अधिकार है वो, और जो उसके जो एक्सप्रेशंस हैं उनको जो है व्यक्त करने का जो अधिकार है, ये दोनों के दोनों जो अधिकार है, राइट्स हैं, कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है ये इंक्लूड किए जाते हैं। तो आर्टिकल की बात करें, इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है 19(1) और इसमें भी क्लोज की बात करें तो ए जो है वो जो है, ए जो है 19 फर्स्ट का जो ए जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो है राइट देता है। तो ये जो था आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू। आज की जो पार्ट है, पार्ट नंबर जो 2 है, आज का पार्ट जो पार्ट 2 था PYQ जो सीरीज़ है उसका, अब तक हमने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक के जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कवर किए हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस जो पूरा जो पॉलिटी है वो हम लोग ऐसे ही जो है सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे सारे क्वेश्चंस। तो थैंक यू।
Study hard and stay curious. Thank you. Have a nice day.